नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और आप सभी को शुभकामनाएं। लगातार आपके मन में प्रश्न आते हैं, सर वैकेंसी कब आएगी? ये लो जी वैकेंसी आ गई। सर सिलेबस कब आएगा? ये लो सिलेबस आ। सर एग्जाम डेट कब आएगी? ये लो एग्जाम। यानी इस बार राजस्थान सरकार विद्यार्थियों के पूर्णतः मतलब हर इच्छा को पूरी कर रही है। और सर सिलेबस में इस बार हमें लगता है चेंज होगा। ये लो साहब इन्होंने चेंज भी कर दिया है ना। किताबें हटेगी नहीं हटेगी, आखिर उन्होंने हटा दिया। तो आपके सामने जैसे पिछली बार सेकंड ग्रेड सिलेबस को हमने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं आप सभी को। देखिए सिलेबस को लेकर जो अभी हवा बना हुआ है और जो ऐसे हाँ मतलब हाय तौबा बनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी सिलेबस को देखा है और हम चर्चा अभी करेंगे। तो आप ढंग से मतलब एकदम सलीके से मेरे साथ चलें। आप देखेंगे कि सिलेबस में ऐसा कुछ बदलाव नहीं है जिसको लेकर इतना ज्यादा जो है वो मतलब शोर शराबा किया जाए। आप देखेंगे सबसे पहले राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर स्कूल एजुकेशन एजुकेशन हिंदी पेपर सेकंड। तो खंड फर्स्ट क्या है? खंड फर्स्ट उच्च माध्यमिक स्तर। इसमें संधि समास उपसर्ग पढ़ते हैं। मैं साथ में इस सिलेबस को सेकंड सेकंड ग्रेड से कंपेयर करते हुए भी चलूंगा, ठीक है ना। सेकंड ग्रेड से कंपेयर करते हुए भी चलूंगा। देखिए आप सब जानते हैं संधि समास उपसर्ग प्रत्यय रीट में भी है और इसमें भी है। कोई विशेष लॉजिक वाली बात नहीं है जो हमें ऐसा मिले। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सम यानी समानार्थक या सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये कोई खास बात नहीं है। शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि भी हमेशा आती रहती है एग्जाम में, ये भी कोई विशेष बात नहीं। मुहावरे लोकोक्तियां अपठित गद्यांश पद्यांश ये हर जगह आते हैं, ये भी कोई विशेष बात नहीं है। यहां हम देखेंगे एक तो है अधिसूचना, ज्ञापन, निविदा, परिपत्र, विज्ञप्ति, तो ये पहले भी लगे हुए थे। कोई ऐसा बदलाव नहीं है यहाँ पर। कभी कभार कोई निविदा हट जाती है, वो लग जाता है, परिपत्र लग जाता है या फिर बायोडाटा लग जाता है, साक्षात्कार। बाकी और कोई बदलाव नहीं है। जनसंचार के प्रमुख माध्यम है, तत्संबंधी लेखन है, पत्रकारिता है, तो इसमें भी कोई विशेष बदलाव नहीं है। कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, विषय, ये अपने एक 11th और 12th में एक बुक लगती है, ठीक है। जैसे पहले संवाद सेतु लगती थी, वैसे अभी अभिव्यक्ति और माध्यम लगती है। उसमें से आपको पढ़ना है और बहुत सलीके से जो नोट्स हैं वो आप अगर बनाओ तो, और बनाए हुए देखिए हम भी बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो निश्चित रूप से बनाने पड़ेंगे। तो ये बहुत इजी पार्ट है, इसको जितना लेकर हम सोच रहे हैं उतना ज्यादा टेंशन होने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखेंगे आप लोग। उसके बाद इन्होंने किताबें हटा दी है, ये आप सब जानते हैं, ठीक है। और यहां शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, काव्य गुण, काव्य रस, तो एक बात यहां ध्यान रखने योग्य है। वो क्या ध्यान रखने योग्य है कि ये खंड फर्स्ट था। तो खंड फर्स्ट में पहले व्याकरण और किताबों को लेकर लगभग 50+ क्वेश्चन थे। आप सभी जानते हैं 50+ क्वेश्चन थे। यानी इस बार जो किताबों के लगभग 25 से 30 सवाल आते थे, वो 25 से 30 सवाल यहीं तो डिवाइडेशन होंगे। तो यानी इस बार जो काव्य शास्त्र का जो भार है वो कहीं ना कहीं बढ़ा जरूर है, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि डिवाइडेशन देखेंगे अंत में है या नहीं है। तो काव्य शास्त्र, क्योंकि किताबों के जो प्रश्न थे उसको वो जो अंक भार है वो यहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हो सकता है इनमें जैसे मान लो 1 2 3 4 5 टॉपिक है तो 5 10 10 सवाल की जगह 15 दे दे, 3 3 सवाल सबके दे दे, तो 15 हो जाए। तो बाकी 15 होने के बाद भी वहां व्याकरण का पोर्शन कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। तो 35+15, या अगर जैसे 55 सवाल भी देखे हैं, मेरे ख्याल से 55 आते थे, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं, 55 आते थे। तो भी आप देखेंगे कि इनके मान लो 20 आ जाए और उनके मान लो 35 आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। यानी व्याकरण इस बार थोड़ी सी ज्यादा आएगी। जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये कहीं ना कहीं जो खंड एक में दो भाग बांटे गए हैं। तो आप मान के चलो कि पहले अगर व्याकरण के 25 क्वेश्चन आ रहे थे, तो इस बार 10 क्वेश्चन में बढ़ोतरी जरूर जरूर होगी। सेकंड ग्रेड में भी व्याकरण में 10 क्वेश्चन की बढ़ोतरी होगी और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी बढ़ोतरी हुई है। और यहां पर कहीं ना कहीं ये अगर 35 हैं तो ये लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इनके आने की संभावना बिल्कुल बनती है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये कोई विशेष मुझे नहीं लगता जो हवा बनाने की आवश्यकता है। भाई प्रश्न थोड़े कम ज्यादा जरूर होंगे। हाँ आराम से चलते हैं। चलिए अपने थोड़ा सा
हाँ, तो ये बात हो गई। अब दोस्तों खंड जो 2 है स्नातक स्तर, उसकी अगर हम बात करें, खंड 2 जो है वो उसकी बात करते हैं, तो ये है स्नातक स्तर। स्नातक स्तर में क्या है, अगर इन्होंने ये इतना सा लिख दिया हिंदी साहित्य का इतिहास, तो भी वही बात है कि हमें फर्स्ट ग्रेड का पेपर देने जा रहे हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। अब इन्होंने आदिकाल का डिवाइडेशन कर दिया, उससे पहले एक पॉइंट बना दिया इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ, इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य का आरंभ, है ना, आरंभ, काल विभाजन और नामकरण। तो मुझे बताओ, जब भी आप आदिकाल पढ़ना स्टार्ट करते हो तो क्या ये चीज छोड़ते हो? क्या नहीं छोड़ते ना, तो ये तो वैसे भी पढ़नी है। आदिकाल रचनाओं की प्रमाणिकता, बिल्कुल इसका मतलब साफ साफ क्लियर होता है कि कौन रासो काव्य अप्रमाणिक है या प्रमाणिक है, उसको लेकर एक प्रश्न जरूर आएगा। प्रवृत्तियों को लेकर तो प्रश्न आते ही है, निम्न में से कौन सी आदिकाल की प्रवृत्ति है, या आदिकालीन प्रवृत्ति को लेकर कौन सा कथन असंगत है, सत्य नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। प्रमुख रचनाकार और रचनाओं का परिचय भी पूछा जा सकता है। स्पेशल रूप से 2 कवि दिए गए हैं, चंद्रवरदाई और नरपति नालय। इसका मतलब ये कतई नहीं समझे कि आदिकाल में सिर्फ 2 ही पूछे जाएंगे, नहीं, इस बात को विशेष ध्यान रखें। भक्ति काल, सामान्य परिचय, भक्ति का उद्भव, विकास, दार्शनिक, तो ये पढ़ना ही है सारा कि भक्ति का उदय पहले कहां, सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ था, किस भाषा में हुआ था, कौन कौन से भक्ति संबंधित ग्रंथ लिखे गए थे, वो सारा हमें पढ़ना ही पड़ेगा। अब संत, सूफी, राम कृष्ण, यही तो हम भक्ति काल में पढ़ते हैं, तो इसको लेकर भी ऐसी कोई चीज अभी तक नहीं आई है जिसको लेकर हम इतना ज्यादा मतलब हो अल्लाह करे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलेंगे आप। हाँ, उसके बाद आप देखो, ये इसके भी बीमारी हो रही है ना। चलिए, क्या सर, क्या हो गया? भक्ति काल के बाद में रीतिकाल जो है पोर्शन, ये रहा रीतिकाल। अच्छा, ये था। चलिए, रीतिकाल में आइए, अब यहां देखते हैं। देखिए, अब रीति से तात्पर्य रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त तत्कालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां, और उसके बाद विशेषताएं, प्रमुख रचनाकार, रचनाओं का परिचय, देव भूषण बिहारी घनानंद। तो ये तो हम सब पढ़ते आए हैं भाई। आप सोचिए, जब इन्होंने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और ये दे दिया, तो हमें रीतिकाल पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि प्रमुख रचनाकार, रचनाओं का परिचय, ये भी हमें देखना है। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन 4 को विशेष रूप से दे रखा है, तो इन 4 को भी पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं मानता, ठीक है इनको बढ़िया पढ़ना है, लेकिन हमें अन्य भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा पेपर है, कम क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे आधुनिक काल। आपको आपको याद होगा, सेकंड ग्रेड का सिलेबस आया था थोड़े दिन पहले, तो सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अंदर उन्होंने प्रयोगवाद शब्द नहीं लिखा, उन्होंने लिखा, क्या लिखा, भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद और नई कविता युग। तो कई मैसेज आने लगे कि सर क्या प्रयोगवाद नहीं है क्या? तो आप सभी जानते हैं कि प्रयोगवाद क्यों नहीं है, बिल्कुल है प्रयोगवाद। भाई प्रयोगवाद को प्रपद्यवाद या नई कविता युग भी तो कहा जाता है। तो प्रयोगवाद तो 10 सालों, और अज्ञे ने तो खुद ने कहा था कि भाई मेरा जो प्रयोगवाद है इसे प्रयोगवाद ना कहा जाए, बल्कि इसको नई कविता कहा जाए। और उसके बाद में प्रतीक पत्रिका के माध्यम से पहली बार जो है अज्ञे ने उसको नई कविता कहकर पुकारा। तो नई कविता अगर कह दिया तो इसमें वही बात तो वही है ना, प्रयोगवाद वाली। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या कहता है, पूर्व पीठिका। भाई आधुनिक काल की शुरुआत हो रही है, तो उससे पहले तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी, हिंदी खड़ी बोली गद्य का उद्भव विकास, यानी यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, खैर वो तो वहां आएंगे, लेकिन ये पूरा ही आ जाएगा यहाँ। नव जागरण, भारतेंदु, ठीक है, समकालीन साहित्यकार, गद्य की विविध विधाओं का उद्भव। अब देखिए, इन्होंने दिया तो क्या, आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंदर तात्कालीन परिस्थितियां, हिंदी खड़ी बोली का उद्भव विकास, नव जागरण शब्द दे दिया, फिर भारतेंदु एवं समकालीन साहित्यकार, गद्य की विविध विधाओं का उद्भव। तो अब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि छायावाद वगैरह नहीं? ये नीचे देखिए, काव्य का विकास, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता एवं समकालीन कविता, प्रमुख रचनाकारों की। तो साहित्य तो पूरा ही दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब ये जो आ रहा है
विधि विविध गद्य विधाओं का विकास, नाटक एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, सारी विधाएं डाल दी है। देखो, नाटक एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टर, कुछ छोड़ा ही नहीं। एक आध कोई मेरे ख्याल से आलोचना वगैरह कोई छोड़ दिया होगा, बाकी कुछ छोड़ा ही नहीं है इन्होंने। तो पूरा का पूरा आधुनिक काल में भी इन्होंने सारा दे दिया। अब आप नोटिस कीजिए, यहां देखिए आप, गद्य की विविध विधाओं का उद्भव है, तो इसमें सारा आना ही है, इन्होंने वर्गीकरण कर दिया आगे, बढ़िया बात है। अब चलिए बदलाव, असली बदलाव कहां हुआ है? असली बदलाव हुआ है यहां पर, स्नातकोत्तर स्तर में। यहां कुछ इन्होंने बहुत तगड़ा बदलाव करने का प्रयास जो है वो किया है ना। ये देखिए, यहां इन्होंने बहुत तगड़ा बदलाव किया है, वो बदलाव क्या है उस पर चर्चा करते हैं। आपको पता है पहले भी काव्य हेतु लक्षण प्रयोजन ये लगते थे, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ठीक है, ये सारी चीजें पहले भी लगती थी। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत पहले भी था, लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व और मनोविश्लेषणवाद। तो कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी चीज हट गई और बाकी अब की बार बहुत इजी रख दिया। अरस्तु और लॉन्जाइनस को पढ़ना है तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, और 2-4 पन्नों का मैटर है, ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, पहले क्या है, इस स्नातकोत्तर स्तर से 10 प्रश्न आते थे, अब की बार इन्होंने किताबें हटाई। अब वो किताबों वाले जो प्रश्न मैं कह रहा हूं व्याकरण में या फिर जो है आपके काव्य शास्त्र में जुड़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, अभी देखेंगे नीचे डिवाइडेशन नहीं, कि वो जो प्रश्न कुछ, ये जो स्नातकोत्तर स्तर में पहले 10 प्रश्न आते थे, इस बार हो सकता है कि यहां से 20 प्रश्न भी आ जाएं। तो वो जो प्रश्न अंक भार वहां हमने डिवाइड किया था, हो सकता है उसे थोड़ा कम करके वो अंक भार यहां दिया जा सकता है। अभी वर्गीकरण है कितना वो सेकंड ग्रेड में भी क्लियर नहीं है, और यहां पर भी देखेंगे क्या होगा। कबीर ग्रंथावली, सबसे पहले क्या है, कबीर ग्रंथावली, साखी, तो ये सेकंड ग्रेड में शायद लगती है। गुरुदेव को अंक पद प्रारंभिक 5, बालकांड सेकंड ग्रेड में लगता है। बिहारी रत्नाकर 25 दोहे। साकेत एक नई कृति लगी है, इसका 9वां सर्ग हमें पढ़ना है। तो कोई विशेष बात नहीं है दोस्तों, सर्ग है, बहुत जल्द आपको इसका पूरा सार जो है वो यहां पढ़वाने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। उसके बाद कविता क्या है, चिंतामणि पहला भाग, ठीक है, निबंध, रामचंद्र शुक्ल, सीरीज के फूल कल्पलता में है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये सीरीज के फूल हम पढ़ चुके हैं पहले, कविता क्या है हमें सिर्फ ये इतना पढ़ना है, तो कोई खास बात नहीं। कहानियां इन्होंने लगाई है, प्रेमचंद की कफन, जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार, यही सच है मन्नू भंडारी। तो 3 छोटी छोटी कहानियां हैं, ये भी कोई ठीक है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अब आप इतने से मैटर के लिए ये तो नहीं कह सकते कि नहीं बहुत बढ़िया ऐसा कुछ कर दिया जो नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरा अनुसार। ये आप सेकंड ग्रेड में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो नया क्या लगाया, 2-4 कहानियां, 2-4 निबंध लगा दिए और ये लगा दिए। ये इतने से पार्ट, ज्यादा से ज्यादा ये 50 पेज का मैटर होगा। अगर इसका नोट्स की बात करूं मैं, नोट्स 50 पेज अगर नोट्स के एक्स्ट्रा लगा दिए तो किताबों को हटा भी दिया। अब किताबें किसी के लिए बेनिफिशियल थी, किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, आप मुझे पूछो कि सर आपको कैसा लगता, तो मैं यही कहूंगा कि मेरे लिए दोनों सिलेबस अच्छे हैं। मैं यही कहूंगा, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने हटा दी, और मुझे इससे कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हटानी चाहिए थी। हटा दी तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज्यादा इसको सीरियसली नहीं लेता, और कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। ये भी खास बात है कि कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। सर थे तो लागोड़ा हो, है ना, थान तो बाता हुए सर, मैं बेरोजगार हाँ, मन था, देखो ऐसा कुछ नहीं होता। अपनी मानसिक स्थिति को सही मजबूत बनाइए, जो भी सिलेबस है उसे स्वीकार कीजिए, जो भी परिस्थितियां उसे स्वीकार कीजिए, जो भी एग्जाम डेट है उसे स्वीकार कीजिए। पढ़ना हमें है, तो इस तरह से हो हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, रिलैक्स होकर पढ़ें। उसके बाद देखें दोस्तों, मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान आप देख सकते हैं। तो शैक्षिक मनोविज्ञान की बात करें तो ये पहले से ये जो यूनिट्स लगती थी आप सब जानते हैं, भाग 4 में है। शिक्षा मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर, वही यूनिट्स हैं, कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। ये देखिए, पहली यूनिट जो है वो लगाई है इन्होंने शैक्षिक मनोविज्ञान, क्या लगाई है, शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है। दूसरी यूनिट वही शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री है, तो कोई ऐसी हेडेक लेने वाली बात नहीं है। तीसरी यूनिट है शिक्षा, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर एवं सूचना तकनीक। तो यहाँ पे इन्होंने 3 पार्ट में ही पूरा डिवाइडेशन किया है, तो ये हमें पहले भी पढ़ना पड़ता था, कुछ मुझे लग रहा है कम किया है, ठीक है। पिछले सिलेबस से थोड़ा सा देख सकते हैं आप। शैक्षिक मनोविज्ञान में अधिगम आ गया, हम इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं एक बार। ये अवधारणा क्षेत्र हो गया,
ये अधिगम, अधिगम का व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन की अवधारणा। हाँ, लगभग पढ़ना तो मनोविज्ञान पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई विशेष नहीं है। अग्रिम, संप्रत्यय, सूचना, पृच्छा, प्रशिक्षण, अधिगम सामग्री थे। हाँ, थोड़ा सा कम किया है भाई, है ना, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कम किया है। और आईसीटी वगैरह में पढ़नी है, क्योंकि अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लगती है आईसीटी लैब, हार्डवेयर वगैरह ये पढ़ना है। अब नीचे देखते हैं क्या है। ये देखिए, इन्होंने दिया है 150 क्वेश्चन है, 3 घंटे, 300 मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल, थर्ड ऑफ मार्क, ठीक है, पेपर शैल बी। देखिए, इन्होंने ये नहीं दिया कि इस बाग ये जो 4 है इनका डिवाइडेशन क्या है, तो ये अपने आप में दे देते तो अच्छा होता, लेकिन अगर इन्होंने नहीं दिया है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है। फिर भी आप मान के चलें कि जो पार्ट पहले अच्छे नंबर्स का था वो आज भी अच्छे नंबर्स का है। ज्यादा से ज्यादा देखिए, इसको हवा ना बनाए, बल्कि इसको यूं मान के चलें कि ये जो पार्ट है, मैं अब यही कहना चाहता हूं कि जो 30 नंबर जो पार्ट साहित्य का पोर्शन बढ़ेगा, भाई पहले काव्य शास्त्र और साहित्य एक में ही थे, आप सब जानते हैं। साहित्य स्नातक स्तर में था, काव्य शास्त्र। अब काव्य शास्त्र को स्नातक स्तर से हटा दिया। आप नोट करें इस बात को, आपको चर्चा में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन एक कंक्लूजन निकलता है। आप जानते हैं, पहले स्नातक स्तर स्नातक स्तर के अंदर 45 साहित्य के आते थे और 10 आते थे काव्य शास्त्र के, और ये 55 होते थे कि नहीं होते थे। अब काव्य शास्त्र को यहां से निकाल दिया और खंड ब में केवल ये रखा है। तो इसका मतलब ये है कि साहित्य के 45 तो आएंगे ही आएंगे, साहित्य के 45 आएंगे। ये 10 क्वेश्चन अगर हम मान ले कि वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में उन्होंने ऐड कर देंगे, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये जो 10 क्वेश्चन काव्य शास्त्र वाले थे, ये वो कहां दे देंगे, वो यहां दे देंगे। तो ये हो जाए। हाँ, इसका पार्ट इस बार बढ़ेगा। ये मान के चलो कि पहले इसके 10 क्वेश्चन आते थे और अब 20 तो पक्के आएंगे, यानी ये पार्ट अब 40 नंबर का हो चुका है। 40 का तो 100% होगा ही होगा, इससे कम ये पार्ट नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ डाल दिया गया है। ठीक है, अब ये 40 से अधिक हो जाता है तो इसकी जानकारी ना तो मुझे है ना किसी टीचर को है, जब तक आरपीएससी क्लियर नहीं करती है। ठीक है, और रही बात, जब काव्य शास्त्र को यहां डाला है इन्होंने खंड अ में, तो इसका मतलब साफ है कि जो हिंदी के 30 क्वेश्चन, जो किताबों के 30 क्वेश्चन थे, उनका डिवाइडेशन यहां जरूर किया जाएगा। तो वो बिल्कुल, वो डिवाइडेशन आपको यहां देखने को भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा वो डिवाइडेशन यहां। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बदलाव है जिससे हम घबराएं। आराम से बढ़िया तरीके से तैयारी करें। आपको कल की डेट में या परसों कल की डेट में हो सकता है मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी की रणनीति दूं, और परसों या उससे एक दिन बाद में आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने का तरीका। देखिए, युद्ध रणनीति से जीता जाता है, कभी भी घबराने से, हाय तौबा करने से युद्ध नहीं जीता जाता। और इस बार ये युद्ध ही है, और इस युद्ध को अगर जीतना है तो सही रणनीति और सही हथियार, सही जो सामग्री, जैसे अध्ययन सामग्री आता है ना अपने शिक्षण विधियों में, वैसे ही हमारे पास सही सामग्री होनी चाहिए इस युद्ध को जीतने के लिए। सामग्री से मेरा तात्पर्य सीधा सीधा है कि अच्छी किताबें और अच्छी किताबों का चयन करना बहुत जरूरी है। हम सर किन किताबों से पढ़ें? समय कम नहीं है, 4 महीने पर्याप्त रूप से, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने में अगर आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। थोड़ा सा सुचारू रूप से ढंग से तैयारी करें, हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। अगर आप मेरा अनुसरण करते हो तो मैं मानता हूं कि मेरी रणनीति आज तक तो कभी फेल नहीं हुई, आगे भी फेल नहीं होगी। तो बहुत जल्द कल की डेट में तो हम मिलेंगे सेकंड ग्रेड की रणनीति को लेकर, और परसों या उससे एक दिन बाद हम मिलेंगे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कैसे करें इसकी रणनीति को लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी को लेकर चिंतित ना हो, फर्स्ट पेपर के लिए आप सबने देख लिया होगा, कोई छोटा मोटा चेंज किया, कोई सभ्यताएं वगैरह नहीं लगाई हो तो लगा ही सकते हैं, बाकी और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कह देना चाहता हूं आप सभी विद्वानों से कि अपने जो ऑनलाइन पेड कोर्स जो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर है, उस पर थोड़ा सा भी ये सिलेबस बढ़ जाने के कारण अब जो आज की छूट दी गई थी वो सिर्फ कल कल और रहेगी, वो एक दिन के लिए और रखेंगे अपन। कल रात 12 बजे के बाद कोई छूट नहीं रहेगी। तो आप अगर ऑफलाइन तैयारी से जुड़ना चाहते हैं कि जैसे मैं समय निकालता हूं ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, तो आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन के माध्यम से। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड कॉम्बो कोर्स में भारी छूट है, उसको भी आप लेकर फायदा उठा सकते हैं, और निश्चित रूप से आपको बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और बहुत जल्द हम लेकर आ रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड की, लाइव टेस्ट, लाइव रिजल्ट और लाइव जो सॉल्यूशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, शुभ रात्रि।